मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो माइनर का पेपर होगा उससे संबंधित कंप्लीट वन शॉट वीडियो करवाने वाला हूँ। कैसी क्लास होगी? वन शॉट क्लास होगी। इसके अंदर आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। क्या होगा? कंप्लीट रिवीजन आपका देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा नहीं कि आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, इधर उधर की बातें करके छोड़ दिया। मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा सारे के सारे सिलेबस का। मीन्स रामबाण क्लास है भाई। ये क्लास देख ली, इसके बाद में आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ आप सब बच्चों को एक टारगेट भी देना चाहूँगा। 25,000 सब्सक्राइबर, कितने? 25,000 सब्सक्राइबर का अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करो ताकि अपन 25,000 सब्सक्राइबर के तुरंत पास पहुंच जाएं। और अपने 5 विद्यार्थियों को, अपने 5 दोस्तों को वीडियो को जरूर से शेयर कर देना है। और जब आप एग्जाम देने जाओ, बच्चों के फ़ोन ले लेके सब्सक्राइब कराने हैं। आपको सब्सक्राइबर जरूर से करा देना। मतलब मेरा चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है। ये समझ लो कि आप ही बढ़ा रहे हो मेरे तो सब्सक्राइबर। समझ में आ गया? आपको ये एक टास्क पूरा करना है। साथ के साथ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्लिपकार्ट व मित्रा से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ अगर अपन बात करें, काफ़ी बच्चों का सवाल होता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह बता देते हैं लेकिन रिवीजन की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो ये बच्चों बाकायदा मैंने पीडीएफ डाल रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। आ गए, उसके बाद में यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे आना है और यहाँ पर आके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? माइनर। अब माइनर सर्च करो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, माइनर का एम छोटा, आई छोटा, NOR सारे के सारे शब्द छोटे रखने हैं आपको। समझ में आ गया? एक भी बड़ा नहीं, कैपिटल अक्षर में एक भी नहीं होना है। और नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे, माइनर BA ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से ये PDF रही है ना। अच्छे से देख लो, ये वाली PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है। और जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर लगभग आपके सामने पेज नंबर 28 29 नंबर पेज नंबर पे, कितना? 29 नंबर पेज नंबर पे आ जाना है। पेज नंबर अच्छे से याद रख लेना। वहाँ पर आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये PDF देखने को मिल जाएगी। जाओ चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति व क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। मतलब लोक प्रशासन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताना है कि क्या होता है लोक प्रशासन, क्या उसकी प्रकृति होती है, क्या उसका क्षेत्र होता है। विस्तार से आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई आपके सामने। पहला प्रश्न है, वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून का विस्तृत व व्यवस्थित रूप से लागू करने का नाम है। मतलब वुड्रो विल्सन ने क्या बताया? लोक प्रशासन क्या है? कोई भी कानून, नियम या व्यवस्था को आप सही तरीके से अगर आप कहीं किसी जगह पर लागू करते हो, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। देखो कहीं ना कहीं आपके सामने क्या है, लोक मतलब जनता और प्रशासन मतलब जो शासन करने वाले लोग हैं। तो जहां पर शासन होगा वहां पर कानून की बातें अपने आप होंगी। समझ में आ गया? और उसको सही तरीके से लागू करने का जो तरीका होता है उसी को लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में सरकार के उन कार्यों को लोक प्रशासन कहा जाता है जिनका उद्देश्य जनता की सेवा, सार्वजनिक नीतियों को लागू करना है। मतलब अगर अपन छोटे सरल शुद्ध शब्दों की बात करें तो लोक प्रशासन क्या होता है? सरकार के द्वारा जितने भी जो कार्य होते हैं उनको आपके सामने जनता की सेवा के लिए, जैसे कि सरकार कोई योजना बनाती है, कोई नीति नियम बनाती है, कोई आपके सामने इस प्रकार का कोई कार्य करती है ना, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य करती है, जिससे क्या होती है? जनता को फायदा पहुंचे। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं आपके सामने, 5 किलो गेहूं देना, नरेगा योजना लागू करना, BPA जो आपके सामने आयुष्मान भारत योजना हो गई, अलग अलग प्रकार की जितनी भी योजना है, सिलेंडर की सब्सिडी देना। इस प्रकार के जो नियम कायदों को सरकार नीतियां लागू करती है जिसे जनता की सेवा और सार्वजनिक नीति में लागू किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति के को लेकर 2 मुख्य दृष्टिकोण है। मतलब लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है? पहली है एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू। यह मानता है प्रशासन में चपरासी लेकर सचिव तक सभी व्यक्तियों के कार्य शामिल हैं। एकीकृत दृष्टिकोण मतलब सभी लोगों का,
भाई कोई थे ऑफिस में गया, उठे चपड़ासी भी है और उठे आपके सामने सचिव भी है। सचिव सबसे बड़ा पद है, चपड़ासी को पद सबसे छोटा, चतुर्थ श्रेणी का अधिकारी वाला पद है। तो सारा का सारा आपके सामने जितना भी जो लोग हैं उन सबको सारा का सारा लोगों का जो कार्य जी के अंदर अध्ययन करो जा है वो एकीकृत दृष्टिकोण का नाम से जाना जाए। अगला प्रबंधीय दृष्टिकोण, यह मानता है केवल प्रबंधन और निर्णय लेने वाले कार्य ही प्रशासनिक हिस्सा है। मतलब जो सचिव होगा, जो बड़ा बड़ा पद है ना, हुन पदा को ही महत्व करे प्रबंधीय दृष्टिकोण। समझ में आ गई। एकीकृत दृष्टिकोण में चाहे अधिकारी छोटो हो और चाहे भाई चतुर्थ श्रेणी को अधिकारी हो, सबको महत्व है। और प्रबंधीय दृष्टिकोण में जो बड़ा बड़ा अधिकारी ना, सचिव, कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ, अया का अधिकारियों का आपका सामने ज्यादा योगदान की बात करी गई है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। क्षेत्र की बात करें भाई आपके सामने, क्षेत्र क्या है। मार्टिन गुलिफ ने लोक प्रशासन को पोस्कोप्ड कॉर्प के माध्यम से समझाया। मतलब क्या हुआ भैया, पी मतलब प्लानिंग। अगर कोई भी काम कर रहे हो, जब सरकार कोई भी योजना लागू करना चाहे तो पहले क्या करनी पड़ेगी, उन प्लानिंग करनी पड़ेगी। जहाँ मान लो थे घूमने जाओ तो पहले क्या प्लानिंग करोगा कि भाई कितना रुपया लगेगा, कठेसी आप घूमने जावांगा। तो कोई भी काम करने को आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनानो। संगठन के ते 3-4 दोस्तान फोन करके पूछो, अरे भैया मैं उठे जाके हूँ, तेरे भी मन में है कि पूछो ना। तो क्या करते हो भाई, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाया जाता है। फिर स्टाफिंग, संगठन बना दियो, कर्मचारियों की नियुक्ति करनी। एक एक भाईलान अलग अलग काम कर दियो कि तू समझदार है, सियाणो बोलो आदमी है, तन बेरो कठेसी कौन सो होटल, कौन सो टिकट कहीं मिलेगी, कौन सी ट्रेन जाऊंगा, तन इंटरनेट को ज्ञान है, तू वो कर, है ना। एक रुपया कलेक्ट करने को काम दे दियो, एक ना और कोई काम दे दियो। तो बस सारा क्या है, स्टाफ या कर्मचारी का। देखो 1800 उदाहरण दे के बता रहे हो भाई, यह सारा काम कोई प्रशासनिक मान कोई नीति या निर्माण करने में, कोई कानून बनाने में हमको उपयोग है। लेकिन थे भाई कॉलेज का विद्यार्थी हो, कैसे उदाहरण समझ में आई भाई, समझ लो। फिर निर्देश देना, फिर एम थे के डायरेक्टर बनाए। एक चौधरी जो ज़्यादा बोल रहे ना, उनके भाई तू सारी व्यवस्था संभाल के ले आओगे, तो वो क्या होगा, अलग अलग प्रकार का निर्देश देगो। फिर कोऑर्डिनेशन, भाई सारा का सारा मिलजुल के एक जगह होगा। कदे थे जहाँ लाग रहा ट्रेन में आपस में लड़ बेरा, ए थोड़ी उसके सारा मिलजुल के काम करना पड़ेगा, जल्दी उठे सफल होगा। फिर रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देना क्या होता है, घर आया, घर का पूछा भाई के घूम के आया, तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना था। तो रिपोर्ट देना। और बजटिंग मतलब कितना पैसा आपका खर्च हुआ, वो बजटिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये तो सारा सारा उदाहरण दिया ही मैं घूमन करे, लेकिन ये घूमन करे को नहीं हुई। जैसे सरकार क्या करेगी, अगर मान लो कोई आयुष्मान भारत योजना लागू करनी है, तो पहले योजना बनाने के बारे में सोचा ही कि भाई भारत में एक योजना की जरूरत है जो क्या करे, हेल्थ कवर ने कवर करे। फिर क्या करेगी, संगठन बनाओगी, जो समझदार शाना बोला आदमी ही भाई क्या करेगा, भाई थे सारो डाटा बना के ले आओ सचिवन, और ताकि आप की योजना लागू करना चाहो। फिर अलग अलग प्रकार को स्टाफ नियुक्त करो जागो, वह निर्देश देगा, फिर सारा मिलके काम करेगा, फिर वह कितनी सफल की रिपोर्ट दी जाएगी और कितों पैसों खर्च करे जागो को बजट को निर्माण करे जागो। अगले वाला प्रश्न है, लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है। मतलब जनता का प्रशासन व निजी प्रशासन होता है, उसमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। लोक प्रशासन, सरकारी व निजी प्रशासन व्यवसाय के बीच में समानता होने के बावजूद कुछ अंतर है। उद्देश्य लोक, इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा होता है। भाई एक प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी को काम क्या है, जनता की सेवा करना। कदे कदे खुद की भी कर ली भाई, आपकी जेब में पैसा डाल के, लेकिन मान लो अधिकतर काम क्या है, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ को निर्माण करियो ना, वो सारी की सारी जितनी भी जो नीति हैं बस सब की सब जनता ने उनको लाभ पहुँचाना काम। अब प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, 2 रुपया कमाने की सोचेगी भाई, है ना। तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जवाबदेही, संसद या जनता के प्रति जवाबदेही। भाई अगर मान ले कोई ढंगू थारा एसडीएम काम नहीं कर रहे, कलेक्टर काम नहीं कर रहे, पटवारी काम नहीं कर रहे, तो क्या करोगा भाई, जनता बड़ा अधिकारिया कन खड़ी हो जाओगी, या थारा एमएलए एमपी या संसद के प्रति जवाबदेही रहेगी। मतलब वो संवैधानिक ढांचे के प्रति जवाबदेही रहते हैं जिस ढांचे ने उस पद को उन्होंने दिया है। उनके मालिक या शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी। भैया कोई एक बात, प्राइवेट कंपनी है कोई, है ना, वो बॉस पूछोगो, जो मालिक में पूछो भैया आपकी बात पैसा घाटो कहें चल रही है, कमी कहें चल रही है, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं कर्मचारी, अपने मालिक या जो शेयर धारक होते हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। वित्तीय नियंत्रण, इस पर बाहरी संसद का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है भाई, आपके सामने जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उस पर किसका नियंत्रण रहता है, संसद का। किसका भाई, संसद सारी की सारी चीजें नियंत्रित करती है।
इसमें क्या होता है, इस पर आंतरिक या प्रबंधीय नियंत्रण होता है, अंदरूनी प्रबंधन, सारो मैनेजमेंट कंपनी का लोग आपस में देखेगा। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, सरकारी कर्मचारी को क्या काम है, અહીંયા कोई नहीं आपका जो भाया घराला है उनके साथ तो बढ़िया व्यवहार करे, दूसरा मायने पड़े, सबके साथ है ना बराबर व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं करोगा तो कल ट्रांसफर कर दिया जाओ या नौकरी सस्पेंड करा दिया जाओ थान, है ना। ग्राहकों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है भाई, 2 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए भेदभाव भी कर सके हैं, क्यों, उन्हें तो भाई पैसा कमाने से मतलब है, और उन्हें सरकारी में क्या है भाई, सारी जनता को सेवा करना था। यह क्षेत्र व्यापक व एकाधिकारवादी होती है, मतलब एक क्षेत्र व्यापक हो जाए, रेलवे होगी, है ना, रेलवे और प्राइवेट कौन देखने मिला, सरकारी देखने मिले ना, वह है कट्ठे हुआ है, लेकिन आपके सामने मुख्यतः सरकारी हुआ है। यह प्रतिस्पर्धा व तुलनात्मक रूप से सीमित होती है, इसमें क्या कंपटीशन देखने को मिलता है और आपके सामने तुलना देखने को मिलती है, और कोई कंपटीशन को नहीं हो भाई साहब, दरमे कौन देख, रेलवे को कोई कंपटीशन नहीं, एक रेलवे है भारत में ऐ की। लोक प्रशासन में लोक मतलब पब्लिक और निजी प्रशासन में अधिक जटिलता व जिम्मेदारी होती है। लोक प्रशासन में क्या है भाई, जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी, जनता थारों पूछ के क्यों कान पकड़ के काम कह कौन करी थी हमारो पूछ के, और निजी प्रशासन में भैया है सारी जिम्मेदारी आपका सामने जो थारा बड़ा अधिकारी है उनका प्रति रहे, बॉस के प्रति या कंपनी के प्रति रहे। लोक प्रशासन के नए दृष्टिकोण, नवीन प्रशासन एनपीए की अवधारणा विशेषताओं के बारे में बताइए, क्या होता है न्यू आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में आपको बताना है। नवीन लोक प्रशासन उस अवधारणा का उदय है जो 1960 के दशक में अंत में अमेरिका में हुआ था। नवीन लोक प्रशासन के उद्भव कब देखने को मिलता है, 1960 में देखने मिले, कठे अमेरिका के अंदर, कठे हुआ नवीन प्रशासन को आपके सामने उदय अमेरिका के अंदर 1960 में होता है। विशेषकर फिलाडेल्फिया सम्मेलन व प्रथम मेनू जो मीना ब्रेक सम्मेलन में कठे होगा, विशेषकर फिलाडेल्फिया में सम्मेलन में या प्रथम मेनो ब्रेक सम्मेलन के अंदर इसका आपके सामने उदय देखने को मिलता है। 1968 में इसका प्रारंभिक उद्देश्य प्रशासन को अधिक गतिशील, समाज को अधिक संवेदनशील बनाना था, मतलब जो जितना भी जो सरकारी कर्मचारी है ना, बस जनता का प्रति जवाबदेही रही और समाज का प्रति काम ढंग से करी, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारियान बनाने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए आपके सामने नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा निकल के आई। क्या थी प्रासंगिकता, प्रशासन को समाज की समकालीन समस्याओं से जुड़ा होना, मतलब जो प्रशासन है वो समाज में जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं पाई जाए ना, सब की सब समस्याओं से उन्हें जुड़ाव करके रखना पड़ेगा, सारी की सारी समस्याएं समझनी पड़ेंगी, उन्हें देखना पड़ेगा, उठे जाके जानना पड़ेगा, भाई एसडीएम ने थारे गाँव में आके देखा कि समस्या है, बीच बीच में परीक्षण करें ना भाई, निरीक्षण या परीक्षण करते हैं, परीक्षण नहीं निरीक्षण करते रहते हैं, सरकारी स्कूल में क्या दिक्कत है, स्वास्थ्य केंद्र में क्या दिक्कत है, तो अलग अलग प्रकार की प्रशासन है, उसको समाज में जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। मूल्य, ये तटस्थता के बजाय सामाजिक मूल्यों की नैतिकता पर जोर देता है। किस चीज़ पर जोर देता है, समाज में अलग अलग प्रकार के जो मूल्य हैं, संस्कार हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे है। सामाजिक समानता, इसका लक्ष्य समाज में वंचित वर्गों का उत्थान करना है। क्या काम है भाई को, जो नवीन आपके सामने जो लोक प्रशासन को काम है, समाज में जो लोग पिछड़ गए उनको आगे बढ़ाना उनको प्रमुख काम है। परिवर्तन, यह यथार्थवादिता का विरोध करता है और समाज में सुधार का समर्थन क्या करता है, समाज में जितना जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव को सारो ले कि भाई समाज में बदलाव होना चाहिए, और जो समाज की वास्तविक स्थिति है उनको विरोध करें। अगले वाला है लोक विकल्प सिद्धांत। क्या होता है लोक विकल्प सिद्धांत व न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कीजिए। लोक विकल्प सिद्धांत क्या होता है, पब्लिक चॉइस थ्योरी, यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था को राजनीतिक विज्ञान का मिश्रण है, मतलब इनके है पब्लिक चॉइस थ्योरी की का बारे में बतावा है कि है अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का मिश्रण है। समझ में आ गया, अर्थव्यवस्था की भी बात होगी, पैसों की भी बात होगी, और जो राजनीति है उसकी भी बात देखने को मिलती है। इसमें इसका मानना है कि सरकारी नौकरशाह हैं अक्सर अपने स्वार्थ में काम करते हैं। यो के बन है पब्लिक चॉइस थ्योरी के बतावा है कि जितना भी सरकारी नौकरी लाग रही है ना भैया, आपका स्वार्थ के लिए काम करें, थोड़ा बहुत यह बात सही भी है। इसीलिए यह सुझाव देती है कि सार्वजनिक सेवाओं का वितरण एकाधिकार समाप्त होना चाहिए और जनता को विकल्प मिलना चाहिए। यह बात के खबर सरकारी नौकरी करने वाला आपका पैसा के लिए काम करिए, खुद का सागा करिए, खुद का बेटा पे केस लाग जाए तो ऐसा ही भैया कोई घटना हो जाए तो आपका रिश्तेदारी में तो तुरंत कर दे कार्रवाई, और दूसरा पर लगा जाए ध्यान नहीं खुंदी वो है कि चीज़। तो इसीलिए इसमें यह कहा गया कि एकाधिकार समाप्त करना चाहिए। एकाधिकार मतलब जैसे कि रेलवे है तो रेलवे ना आप सरकारी मत रखो, उन प्राइवेट भी करो,
यह बात खाई हो सिद्धांत, समझ में आ गई। तो इससे क्या हो, जनता का विकल्प होगा, अगर रेलवे बढ़िया नहीं काम कर रही है तो प्राइवेट कंपनी के पास चल जाए। ताकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये क्या कहता है, 1960 के दशक में उभरी विचारधारा प्रशासन व प्रबंधन में बदलने की बात करती है। क्या कहती है, प्रशासन को मैनेजमेंट में बदल दो। कैसे, इसमें सरकार एक व्यापारी की तरह कुशल बनाने पर जोर देती है। मतलब जो सरकार है ना, वह आपका सामने व्यापार पर ज़्यादा जोर दे। क्या पर जोर दे, व्यापार पर आपका सामने जोर दे। सरकार है वह एक व्यापारी की तरह काम करे आपका सामने। जो जितना भी लोग काम करें सरकारी कर्मचारी, सब ने ट्रेनिंग दी जा, सब ने कुशल कर्मचारी के रूप में बनाए जा, उन्हें एक व्यापारी की तरह लाभ कमाने के रूप में बना देना। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, परिणामों पर ध्यान देना और नागरिकों को एक ग्राहक की तरह मानना। मतलब जहाँ भाई प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उनको लक्ष्य हो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, है ना। तो यह विचारधारा, यही बात यही है कि सारा का सारा जितना भी जो नागरिक है ना, उन्हें ग्राहक माने जा। जहाँ ग्राहक आपके सामने के रहा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी पैसा कमाने पर जोर, भाई ग्राहक से आपके सामने कोई भी बिजनेसमैन पैसा कमाओ ना, तो ऐ सरकार है ना, जितना भी कर्मचारी भाई यह सोच लेके रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इसमें अक्सर कम सरकार बेहतर शासन, लेस गवर्नेंस मोर गवर्नेंस के रूप में देखा जा सकता है। मतलब कठे कठे आपके सामने कम सरकार को अर्थ क्या होगा आपके सामने, कि जो सरकारी अधिकारी है ना, उनकी कम पकड़ देखने मिलेगी और कठे कठे ज़्यादा देखने मिलेगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये था, देखो लोक विकल्प सिद्धांत यह बात करे कि भाई लोग, जितने भी जो लोग काम करें सरकारी नौकरी में, भाया बा आपका फायदा के लिए काम करें, कोई जनता सेवा की उनके कोई भावना को नहीं हुआ। यह बात सही भी है ना। तो एक लेके जितनी भी जो सरकारी चीज़ है उनमें एकाधिकार, जो सरकार को अधिकार देखने मिला है वो खत्म कर देना चाहिए। आपके सामने जनता ने विकल्प मिलना चाहिए अलग अलग को। अगले वाला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करें कि भाई जो शासन प्रशासन और प्रबंधन, मतलब सरकारी जो जितनी भी चीज़ें उन्हें प्राइवेट की तरह काम करना चाहिए। जब प्राइवेट कंपनी पैसा कमाने के लिए काम करिए ना, वो तरीका से ये भी काम करें। तो बच्चों यूनिट फर्स्ट और सेकंड मैंने पढ़ा दी है। कैसे लगा आपको वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। 25,000 सब्सक्राइबर का आप करीब पूछ गया, टारगेट थारो ही है, थाने कंप्लीट करना चैनल मेरो को नहीं, थारो ही है, थाने यो टारगेट करानो है 25,000 सब्सक्राइबर को पूरा। लोक प्रशासन के संरचनात्मक, कार्यात्मक और दृष्टिकोण को समझे। मतलब लोक प्रशासन की संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण का विकास मुख्य रूप से फ्रेडरिक्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, फ्रेडरिक्स ने सबसे पहले संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत की गई। क्या था, किसी संगठन के स्थापित कार्य की व्यवस्था, जैसे मंत्रालय व विभाग। मतलब कोई भी संगठन है, इनमें अलग अलग प्रकार का जो कार्य किया जाए ही, जैसे कोई मंत्रालय विभाग कार्य, उन संरचनाओं द्वारा किया जाने वाला परिणाम। रिम्स ने साला मॉडल के माध्यम से समझाया कि विकासशील देशों में एक ही संरचना कई तरह के कार्य करती है। जहाँ आपका सामने जिसे प्रशासन में औपचारिकता और भाईपतिवाद जैसी समस्याएं आती हैं। विकासशील देशों के आपका सामने कोई एक डिपार्टमेंट है, पुलिस जहाँ मान लो के है, एक गवर्नमेंट बना, जहाँ कलेक्टर बना दियो, वो सारा ही काम कर रहे हो। ठीक, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वही आपके सामने पंचायती राज ने भी संभाल रहे हैं, वही आपने स्वास्थ्य विभाग ने भी संभाल रहे हैं, वही आपके सामने पुलिस डिपार्टमेंट ने भी संभाल रहे हैं, वही आपके सामने और कोई डिपार्टमेंट ने संभाल रहे हैं। तो इससे क्या भाई भतीजावाद की भावना है बात ज़्यादा ज़्यादा फैलने लग जाए। यह दृष्टिकोण प्रशासन को उसकी सामाजिक व राजनीतिक परिवेश को संदर्भ को समझने में मदद करता है। यो कॉन्सेप्ट क्या काम आया है आपके सामने, किस तरीके से सामाजिक व राजनीतिक जो परिवेश होता है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में बताता है। अगला, मानव संबंध एवं व्यवहारात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। क्या होता है मानव संबंध, मानव संबंध दृष्टिकोण। एल्टन मेयो ने अपने हॉर्थन प्रयोगों के जरिए सिद्ध किया कि कर्मचारी केवल आर्थिक मानव नहीं बल्कि उत्पादकता केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारकों से भी करता है। मतलब एल्टन मेयो एक नए विचार लेके आए। वो क्या कहो, कोई भी कर्मचारी है ना, वो सिर्फ पैसा के लिए काम कौन करे, बल्कि क्या के लिए काम करे, भौतिक सुविधा के लिए, जिंदगी में सुख सुविधा के लिए भी काम करे। तो भाई नौकरी लागना चाहो, अगर थाना मौको मिले
मतलब थे नौकरी लागण चाहो, अगर थन आर्मी में लागण को मौको मिले और अगर एक थन कठी लागण को मौको आर्मी में, तो चलो काफ़ी बच्चा देशभक्ति से संबंधी के मतलब एक आया को डिपार्टमेंट है जिम थन साउथ में नौकरी करने को मौको मिले, एक थन राजस्थान में करने को मौको मिले, कठे करोगा नौकरी थे राजस्थान में प्रीफर करनी करोगा सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि पैसे से ज़्यादा किस चीज़ को प्रीफर कर रहे हो भाई? अपनी मैं घर का करना रहूँगा, मेरा घर का करना रहूँगा, कोई बाहर त्यौहार हो जाओगे तो आ जाऊँगा, तो यही अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को इंसान क्या करता है? महत्व देता है। व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, हर्बर्ट साइमन व चेस्टर बेनार्ड इसके प्रमुख विचारधारक हैं। व्यवहारात्मक दृष्टिकोण का पीछे की का सिद्धांत दिया हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बेनार्ड। इन्होंने क्या कहा? यह दृष्टिकोण प्रशासन के भीतर व्यक्तियों के वास्तविक व्यवहार को में निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। क्या बताओ? व्यवहारात्मक दृष्टिकोण की सरकारी नौकरी में थे देखा होगा 10 नौकरी लाग रही है तो 2 ही एक आदमी है जो काम आप ढंगो करें, बाकी 3-4 तो है का जना मतलब ही को नहीं, 3-4 है का जो आपका ठीक ठाक काम करके, है ना। तो एक प्रशासन के अंदर कुछ लोगों के अंदर लोगों का व्यवहार कैसा है और उनके अंदर फैसले लेने का, आपके सामने निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने का आपके सामने कितना उनके अंदर क्षमता है उसका अध्ययन करता है। भाई कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ गई तो कितना जल्दी काम कर सके ही, ये विवरणात्मक दृष्टिकोण में बताया जा। यह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने पर जोर देता है। किस चीज़ पर जोर देता है? वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है और प्रशासन को समझने के लिए काम करने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक को समझाना जरूरी है। मतलब जो जितना भी जो काम कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट में, उनको टाइम टू टाइम उनको मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना जरूरी है। उनको यह समझना भी जरूरी है कौन कया को आदमी है, उनके हिसाब से काम दो ताकि वो और बढ़िया से काम कर सके। जी आदमी में जाए को टैलेंट है को काम देगा तो वो और ज़्यादा काम करोगे भाई। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें संगठन संरचना और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक व अनौपचारिक संगठन के उदाहरण सही समझाइए। औपचारिक संगठन यह नियमों, कानून और लिखित आदेशों पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन किस चीज़ पे काम करता है? अलग अलग प्रकार के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं और जो लिखित आदेश होते हैं उस सब पर काम कौन करता है? आपके सामने औपचारिक संगठन काम करें। जैसे सरकारी नौकरी है भाई, तो अगर छोटो सो भी अगर था ना कोई टेंडर पास कराना होगा तो 10 जगह पास होगा जना होगा ना, तो यही आपके सामने नियम, कानून और लिखित आदेशों पर सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकार व उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से है। जैसे सबसे पहले भाई संसद में कोई कानून बनेगो, फिर आपके सामने वो कोई राज्य की सरकार का सचिव ने सौंपे जागो, वो विभाग ने सोचोगो, विभाग कलेक्टर ने बताओगो, कलेक्टर नीचे का अधिकारी ने बताओ। तो ये पूरी हायरार्की है, उसी हिसाब से काम होगा। ऐसे नहीं कि संसद सीधा पटवारी ने खजे जा काम कर वो काम करना था, ऐ कदे को नहीं उसका समझना। पूरी पूरी हायरार्की है, जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया वो वही काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। कदे कलेक्टर ने पटवारी को काम करता देखोगे या पटवारी ने कदे कलेक्टर को काम करता देखोगे? कौन देखोगा कदे? क्यों? हर व्यक्ति का कार्य निर्धारित है, वही काम वही आदमी करेगा। इसी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या औपचारिक संगठन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण की बात करें, भारत सरकार में कोई मंत्रालय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा। अब जय मान लो को फिजिक्स को टीचर है थारी कॉलेज में, वो केमिस्ट्री कौन पढ़ाना जागो? सरकारी की बात करूँ, और हिंदी साहित्य वाला अपने राजनीतिक विज्ञान कौन पढ़ाओगे? अगर दुनिया का राजनीतिक विज्ञान कर भूगोल का दुनिया टीचर ही ना, तो दोनों आपस में विषय कौन पढ़ाऊंगा? आपको ही पढ़ाऊंगा, है ना। या प्रिंसिपल का काम प्रोफेसर नहीं करेगा, प्रोफेसर का काम प्रिंसिपल नहीं करेगा, है ना। सबका अपना अपना काम निर्धारित रहता है। इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक संगठन, यह संगठन के भीतर कर्मचारियों के बीच में सामाजिक संबंध, मतलब संगठन है उसके बीच में जितना भी कर्मचारी है उनके बीच में कहीं का संबंध ही मित्रता और व्यक्तिगत हितों के कारण स्वतः विकसित हो जाते हैं। भाई कोई भी थे कॉलेज में पहले मिलिया हा ना, थारी जानकारी थोड़ी अब धीरे धीरे होगी ना, ऐ नौकरी लागोगा तो धीरे धीरे क्या थारा दोस्त बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे थारा कर्मचारी क्या हो जाएंगे? मित्रता होनी शुरू हो जाएंगी। इसके कोई लिखित नियम नहीं होते हैं, या आपके सामने आप धीरे धीरे आपके सामने क्या हो जाते हैं? आपके दोस्त वगैरह बनने लग जाते हैं। जैसे कार्यालय में करने वाले कर्मचारियों के साथ आपका लंच ग्रुप या क्रिकेट टीम थे भाई। अब था मान लेते पटवारिया को एक ग्रुप बना रखा और बस सारा सारा क्या करी आपके सामने जो हर सैटरडे या संडे ने क्रिकेट को मैच खेलनी, तो सरकार थोड़ी खाए था क्रिकेट मैच खेलने के लिए थे ही थारो को संघ या एसोसिएशन बना के यहाँ को काम करे। अनौपचारिक संगठन में कम्युनिकेशन तेज होता है, आपस में थे थारो कोई व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना दियो तो कोई सूचना ही तुरंत डाल देगा। कर्मचारियों का तनाव कम करने में आपके सामने तनाव कम करता है तथा औपचारिक संगठन व्यवस्था में भी अनुशासन बनाए रखता है, और इससे क्या हुआ धीरे धीरे संगठन में अनुशासन भी बने हो रहा है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की बात करें। अनुक्रम, हायरार्की, आदेश की एकता, निर्देशन का विस्तार तथा समन्वय का सिद्धांत बताइए।
क्या होता है हायरार्की, आदेश की एकता क्या होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पहला है पदोसोपन हायरार्की क्या होता है। सीढ़ी नुमा व्यवस्था जहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी ऊपर के अधीनस्थ अधिकारी नीचे होते हैं। मतान के बताइए, सबसे पहले संसद से कोई नियम आओगे, फिर वो सचिव का ना होगा, सचिव आपके सामने कलेक्टर ना बताओ, वो नीचे बताओ। तो हर अधिकारी है ना सीढ़ी नुमा पद्धति है। सबसे नीचे पटवारी, पटवारी से ऊपर आपके सामने बीडीओ है ना, बीडीओ से ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर से ऊपर सचिव है ना, पूरी पूरी एक सीढ़ी नुमा। तो यही होता है आपके सामने पद सोपान या हायरार्की बोलते हैं इसको। सीढ़ी नुमा व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारी से नीचे आपके सामने नीचे के और अधिकारी होते हैं। आदेश की एकता, इसका अर्थ होता है कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। आपका सामने भाई पटवारी ने वीडियो ही बताओ, वो कलेक्टर डायरेक्ट कोई बात कौन बतावा है। समझ में आ गया आपको। तो कमांड है, जो आदेश देना होता है वो एक कर्मचारी के द्वारा ही दिया जाता है, एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिया जाए। कलेक्टर कोई बात कहे, एसडीएम कोई बात कहो, तो कोई से काम को नहीं हो पाओ है ना। तो एक बड़ो अधिकारी, एक ही अधिकारी आदेश देना चाहिए। कई बार कौन देखो, दो अलग अलग प्रकार का प्रेस नोट निकल जाए, दो अलग अलग नोटिस निकल जाए, एक अधिकारी की मी खरी और दूसरा अधिकारी की मी खरी है, तो कोई से नियम लागू को नहीं होगा। नियंत्रण का विस्तार, एक अधिकारी अपने नीचे के कितने अधीनस्थों को कुशल पूर्ण पर्यवेक्षण करता है। मतलब एक अधिकारी आपसे नीचे कितना लोग काम कर रहे हैं, उनने उन पर निगरानी रखने को काम करे है, उन पर नियंत्रण विस्तार कहा जाता है। जहाँ कलेक्टर अब पूरे जिला को मालिक हो है, जितना भी उसका तले, जितना भी प्रशासनिक विभाग का डिपार्टमेंट है, सब ने कौन कंट्रोल करे, कलेक्टर करे। पुलिस विभाग ने कौन करे, आपके सामने एसपी करे है ना। बीडीओ जिला के नीचे जितना अधिकार आई उनने करे। समझ में आ गया। तो इसको नियंत्रण विस्तार क्षेत्र बोला जाता है। भाई थारा नीचे कितना अधिकार क्षेत्र है। समन्वय, संगठन के विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के प्रयासों का तालमेल बिठाना। मतलब जो संगठन के अंदर जितना भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबका बीच में एकजुटता रहनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करें, उन्हीं समन्वय के नाम से जाना जाए। तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर का वीडियो। वन शॉट क्लास कराई है, अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ी स्पीड में जरूर कराई है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ कर चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।